नमस्कार, मैं हूं शीतल रॉय। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम हमारा विधायक कैसा हो। जैसा कि आप जानते हैं चुनावी माहौल है और जनता के बीच अगर देखा जाए तो चुनावी जो चर्चाएं हैं गर्म हैं। ऐसे में एक ही बात समझ में आती है कि दोनों ही पार्टियां अपने दावेदारी या विधानसभा वार देखें तो जो नए लोग पुराने जो चेहरे हैं बदलने की इस बार कवायद चल रही है, लेकिन फिर बात वही जनता पे आती है कि आखिर हमारा नेता या हमारा विधायक कैसा हो। इसी उपलक्ष्य में हम आपको ऐसे नए नए विधायक जो दावेदारी कर रहे हैं आने वाले समय के, उनसे चर्चा करवाते हैं। या वर्तमान विधायक हैं या पूर्व विधायक हैं या जो दावेदारी करने वाले हैं, ऐसे नेताओं से हम आपकी चर्चा कराते हैं। इस वक्त हमारे बीच मौजूद है सामाजिक कार्यकर्ता, बलाई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार जी। उनसे बात करते हैं कि आखिर राजनीति को किस नजरिए से देखते हैं, आने वाले समय में युवा नेता का क्या भविष्य है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। मनोज जी, पहले तो स्वागत है आपका बहुत बहुत। नमस्कार। नमस्कार। हम चलते चलते चर्चा करते हैं। एक चीज अभी देखा कि चूंकि चुनावी माहौल है और हर जगह विधानसभा वार जो नेता हैं दावेदारी कर रहे हैं, नए नए जो नेता हैं, जैसे आप लोग इतने पार्टी के लिए इतने सालों से काम कर रहे हो, लेकिन दावेदारी कहीं से कहीं तक नजर नहीं आती। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी के खेमे में ऐसा लग रहा है कि गुजरात जो पैटर्न अपनाया गया था, इस बार काफी लोगों के टिकट बदले जाएंगे। तो क्या लगता है आपको कि इस बार आपको मौका मिलेगा? दोनों ही पार्टी की अपनी अपनी विचारधारा है। किसको अवसर देंगे, किसको अवसर नहीं देंगे, ये वो जाने। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे बहन जी आपने पहला शब्द बोला था कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ढेर सारे दावेदार, तो ये तो वो स्थिति हो गई कि बारिश आई और मेंढक उन्होंने बाहर निकल आए और टर टर करने लगे। हमारा कहने का तात्पर्य ये होता, वास्तव में आप दिल से, अपनी आत्मा से, अंतरात्मा से वास्तव में गरीब, शोषित और वंचितों की सेवा करना चाहते हो, जनमानस की सेवा करना चाहते हो, तो 5 साल पूरे ही क्यों नहीं सेवा करते? और उसके लिए विधायक और सांसद बनना जरूरी है क्या? आपकी भावनाएं क्या है? आप विधायक और सांसद बनने के बाद में उन गरीबों से मुंह मोड़ लेते हैं। ये कहाँ तक सच है और कहाँ तक ये आप अच्छा कार्य कर रहे हो उनके लिए, ये तो कहीं ना कहीं आप भी समझते हैं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है आप, और आपको ये सब सच्चाइयाँ मालूम है, वर्तमान के हालात भी मालूम है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि राजनीति की सेवा, राजनीति सेवा का माध्यम है, ना कि इनकम ऑफ सोर्स है। तो सेवा के माध्यम से यदि आदमी करना चाहे तो वो मध्य प्रदेश ही नहीं, हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में जाके सेवा कर सकता है, क्योंकि गरीब, मजलूम, निर्धन और रोगी लोगों की कमी नहीं है। आप में जुनून होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए कुछ कर दिखाने का। वो उत्साह को लेकर मैं निकला हूँ मध्य प्रदेश में। वाकई एक बड़ी बात है कि आप इंदौर में एक इतनी बड़ी पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता हैं। ऐसे में आज जहाँ से आते हैं वहाँ एक पिछड़ा तबका है, जहां अगर वाकई वो अपनी आवाज लगाना चाहे तो सुनने वाला कोई नहीं होता। ऐसे में जब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो हमने देखा है कि आपने बाहर निकल के पूरे देश के हर जगह जाते हैं, प्रदेश में भी कहीं चले जाते हैं, किसी भी गरीब दलित का अगर कोई जरा सा शोषण होता है आप वहां खड़े रहते हैं। तो क्या देखा? क्योंकि कहते हैं बड़ा नेता या बड़ा एक आदर्श व्यक्ति बनने के लिए आपको देश में निकलना पड़ता, आप निकले हैं, तो क्या देखा आपने? एक बात बड़े गौर से सुनने वाली है बहन जी, कि यदि अगर एक पिता के 4 पुत्र हैं और यदि उसमें से जो अपाहिज या लाचार या मंदबुद्धि या किसी भी तरह से अगर वो पिछड़ गया है, तो पिता का फर्ज होता है कि उसको संग में लेके बाकी बच्चों के साथ चले। और यदि अगर पिता ऐसी गलती करे तो उसमें से जो समझदार बालक है वो पिता की बातों का, उसके नेतृत्व का विरोध करना चाहिए। निसंदेह मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक का जो कार्यकर्ता हूँ, RSS का कार्यकर्ता हूँ, मैं खुद स्वयं सेवक हूँ, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का हूँ। किंतु यदि दलित अत्याचार होता है, कहीं पर भी जाति घृणा होती है, जाति विमनस्यता होती है और जातीय नफरत पैदा होती है, तो ये मेरा पहला फर्ज बनता है कि मैं अपने ही लोगों को सबसे पहले चेताऊं कि ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है और ऐसा गलत होना नहीं चाहिए। क्योंकि आप एक राजा के सिंहासन पर बैठे हैं, इसलिए आपको समान रूप से न्याय करना चाहिए, समान रूप से इन सबको देखना चाहिए। ऐसे भाव वाला व्यक्ति ही नेता बन सकता है, ऐसे भाव वाला व्यक्ति ही नेतृत्व कर सकता है। इसी भावना के साथ हम काम करते हैं। आपका वाकई काम एक विचारधारा, वाकई आपने बोला कि चूंकि आप संगठन से हैं, बीजेपी विचारधारा से हैं, ऐसे में अगर देखा जाए, चूंकि अगर पिछड़ा तबका अगर शोषण अगर होता है तो कहीं ना कहीं जो कहते हैं जो शासक होता है या यूं कहे जातिवाद है, तो चूंकि कहीं ना कहीं वो भी बीजेपी से जुड़ा हुआ है, तो आप उनके सामने अपने आप उसके साथ न्याय कैसे कर पाते हैं और कैसे खड़े रहते हैं आप? सत्य के साथ समझदार लोग खड़े होते हैं बहन जी। मेरे को कई बार इस बात की लेकर अवहेलना झेलना पड़ती, क्योंकि रूढ़िवादिता, कुरीतियाँ और एक जाति का घमंड
लगभग 90% लोगों के जहन में उसको बाहर करने के लिए, उस जाति कीड़े को दिमाग से बाहर करने के लिए शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। और यदि शिक्षा की ज़रूरत है तो कहीं ना कहीं समझाने की भी ज़रूरत है। तो आप जैसे लोग, आप जैसे बड़े जो विद्वान लोग हैं, विद्वित जन है, जो विप्रजन है, मेरे साथ अच्छे लोगों की भी टीम है, जो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, जो राजपूत समुदाय से आते हैं। और एक बात और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि जाति कोई भी बुरी नहीं होती है, व्यक्ति के कर्म बुरे होते हैं, जातियाँ सभी अच्छी होती है। और सभी जातियाँ 6743 जातियों से बना हुआ हमारा हिंदू समाज है। और हिंदू समाज को एकजुट करने के लिए परम पूजनीय श्री मोहन जी भागवत ने 3 वचन कहे थे कि एक शिवालय, एक जलाशय और एक शमशान। इसको सार्थक करने के लिए स्वयं सेवक दिन रात लगे हुए हैं। किंतु कुछ हमारी समाज के जो जन्म से अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, ऐसे कंट्टरपंथियों के जो दिमाग ठिकाने लगाने का काम हमें सौंपा गया है या आपको सौंपा गया है, तो हम अपनी बुद्धिमत्ता से, जितनी अकल है, जितना बुद्धि भगवान ने दी है, उसके हिसाब से हम काम करते हैं। और आप भी प्रयास करते हैं, हर शोषित वंचित की आवाज़ आप भी उठाते हैं। जैसे कि अभी पेशाब कांड हुआ, मैंने अभी हाल मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया। ये बात मेरे मुख्यमंत्री हैं, मैं उनका कार्य करता हूँ, मैं उनसे प्रश्न तो करूंगा। एक पुत्र पिता से प्रश्न करेगा कि नहीं, एक शिष्य अपने गुरु से प्रश्न करेगा कि नहीं कि शिवपुरी इसके पहले एक आम नागरिक है और मुख्यमंत्री से कर सकते हैं। हाँ, आम नागरिक के नाते भी बोला कि भाई पेशाब कांड को जितनी तवज्जो दी गई और जितनी तत्परता से वहाँ पर कार्रवाई की गई, तो इतनी ही तत्परता से शिवपुरी के अंदर क्यों नहीं की गई, जहाँ पर मल मूत्र खिला दिया गया अनुसूचित जाति के लोगों को, जहाँ पर काली पोत के पूरे गांव में 3 किलोमीटर तक घुमाया, जहाँ पर जूते चप्पलों की माला पहना के घुमा दिया गया। इस तरह से वहां पर जब ऐसा कृत्य हुआ तो वहां पर माननीय ने क्यों नहीं ध्यान दिया, वहां पर ध्यान आकर्षण क्यों नहीं हुआ? ना ही मीडिया वहां पर पहुंची, ना ही पार्टी का कोई नेता, 2 ही पार्टी के, क्योंकि करने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के थे। तो क्या हम अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ वोटों के खातिर क्या हम अपने व्यक्तित्व को भूल जाएं, हम मानवता इंसानियत भूल जाएं? ये ठीक नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले के यहाँ भी मुंह दिखाना है हमें। यहाँ पर जो जन्मा है उसका मरण निश्चित है, उसको ऊपर वाले की अदालत में हिसाब देना है। तो जब गलत हो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना आपका और हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है, और वो आवाज़ मैं लगातार उठाता हूँ। और मैं ऐसा समझता हूँ। वाकई मनोज भाई, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि दलितों के साथ अगर अत्याचार होता है तो इसी गंभीरता से, इतनी तेजी से ऐसे मामले नहीं उठाए जाते। चूंकि मुख्यमंत्री जी ने, हमने देखा कि चरण धो रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा सॉफ्ट कॉर्नर था सब किसी का कि पश्चाताप जो हो रहा है शायद इसलिए हो रहे हैं। लेकिन एक कार्यकर्ता अगर ऐसी कृत्य करता है तो एक मुख्यमंत्री का इतनी जल्दी रिएक्ट करना, प्लस किसी के पैर धोना। दूसरी बात, आपने जो दलितों का मुद्दा उठाया है, बीजेपी के कार्यकर्ता आप बाद में होंगे, पहले आप वाकई एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक समाज के, एक जो पीड़ित कुनबा है उसके, और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आपका दायित्व बनता है कि उस व्यक्ति की बात आप उच्च स्तरीय नेताओं तक पहुंचाएं। ऐसे में जो समस्याएं आती हैं, इस तरह की जो घटना, तो क्या कारण रहता है कि दलितों के मुद्दे नहीं उठाए जाते हैं? क्योंकि ये तो सीधा दिख रहा है कि वोट की राजनीति है, आदिवासी चूंकि फोकस है, इस बार सरकार आदिवासी बेल्ट पे ज्यादा फोकस है। क्योंकि अभी पिछला कार्यकाल भी देखें तो जो पहले चुनाव में आदिवासी इतना नहीं उठाते थे जो अब उठा रहे हैं, तो इसको किस नजरिए से देखते हैं कि राजनीति की दिशा कहाँ जा रही है? आपको मैं बताना चाहता हूं, कल की बात, आपने आदिवासी सीट की बात, आदिवासी मुद्दे की बात करी। कुक्षी विधानसभा जो है आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी विधानसभा है, और वहाँ के विधायक पूर्व मंत्री हैंगे हनी सिंह बघेल, उनके यहाँ पे लोहारी गांव है। कल की बात बता रहा हूँ, वहाँ पर शिव मंदिर पे एक बोर्ड लगाया गया कि हरिजनों का यहाँ प्रवेश निषेध है ना। उसके बाद में पिछले सोमवार को, अभी सावन सोमवार चल रहे हैं, भगवान को, शिव जी को जल चढ़ाने का हक अधिकार हमारा भी है, क्योंकि हम उस परंपरा, उस संस्कृति से जुड़े हुए हैं जिसको हिंदू सनातन पद्धति कहते हैं, है ना। तो उस संस्कृति से जुड़े, इसलिए हमारी माताएं, हमारी बहनें भी शिव जी को जल चढ़ाने में विश्वास रखती है। सारंगपुर का डाकनी गांव, वहां पर हमारी महिलाओं को मारा गया शिव जी को जल चढ़ाने से। इस वैमनस्यता का सहयोग कैसे सरकार कर देती है, मेरे को ये समझ में नहीं आता। और एफआईआर करके एतीसरी कर लेते हैं। अरे एफआईआर करने के बाद में उन समाज का, हमारी समाज का हुक्का पानी बंद कर दिया, टैंकरों से पानी पी रहे हैं। ये मैं 4 दिन पुरानी बात बता रहा हूँ, लंबी पुरानी बात नहीं बता रहा हूँ मैं। 4-8 दिन पुराने, मैंने अभी 8 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा, उसमें मैंने ऐसे 1 महीने में 18 हादसों का विवरण किया कि चप्पल पे थूक कर चटवाना, मल खिलाना, पेशाब से नहलाना, ऐसे कांड की जिसमें हाथ से बॉल छू ली तो हाथ काट देना, जूते चप्पलों की माला पहना के घुमाना, रीवा के अंदर खुले आम अत्याचार। इन मामलों को क्यों नहीं उठाया जाता, क्या कारण है? ये राजनीतिक जो लाभ पाने के लिए कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व से, अपनी इंसानियत से और अपनी आत्मा से ये जो समझौता कर रहे हैं, ये बहुत गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए।
मेरे ये मन की पीड़ा है और ये मेरी पीड़ा मैं जहाँ पर भी मैं मेरे नेताओं के सामने भी रखता हूँ और सब आपके सामने भी रखता हूँ। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सामने जब भी मेरा सामना होता है तो मैं जो पुरजोर तरीके से इन वंचितों की आवाज़ उठाता हूँ। सीधी सी बात है, मुझे तो ऐसा लगता है कि गरीबों का बोलने वाला कोई नहीं है। अगर हम इनकी आवाज़ उठाते तो किसी न किसी रूप में हमें दबा दिया जाता है। भाई ये वर्ग भी आपका है, ये वर्ग हिंदू है, ये वर्ग हिंदू समाज से जुड़ा हुआ है, सनातन पद्धति से जुड़ा हुआ है। इसे अपना अंग समझिए, इसे अपने से अलग मत करिए। हमारा कल की जो मंडे वाली घटना हुई उज्जैन की, उसमें भी तत्काल कार्रवाई की गई। हाँ, जो हुई है। हाँ। लेकिन जो आप बता रहे हैं वाकई सुनने में भी इतना मतलब अक्षम्य लग रहा है कि वाकई ऐसे माफ नहीं किया जा सकता। तो जो आप इतने सारे नेताओं से बातें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्या कारण, राजनीति तो नहीं हो सकती या नहीं सुनना, क्या है मतलब? कुछ लोग नज़रअंदाज करते हैं, संघ के नेता जरूर इसमें दखल देते हैं और वो चिंता करते हैं कि जो हो रहा है गलत हो रहा है। बाकी उनके जितना प्रभाव रहता है या जितनी उनकी कार्य क्षमता है उस हिसाब से वो कोशिश करते हैं न्याय दिलाने की, और वो मुझे पूरा सपोर्ट भी करते हैं कि भाई कैसे भी करके हिंदू समाज टूटना नहीं चाहिए। हमारा अनुसूचित जाति वर्ग हमारा अभिन्न अंग है, ये अलग नहीं जाना चाहिए। इसके लिए हम लगातार प्रयास करें। अब बात करते हैं हम चुनाव की, चूंकि बहुत कम समय बचा है विधानसभा चुनाव में, और इस बार वाकई बदलाव की लहर तो फिर पिछले बार जैसा है कि हर जगह बदलाव की लहर भी दिख रही है, जो माहौल दिख रहा है। ऐसे में चूंकि आप जो अभी समाज के मतलब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्लेटफॉर्म आपके पास ऐसा नहीं है जो आप न्याय कर पाए, निर्णय आप सिर्फ मांग उठा सकते हैं, जस्टिस नहीं कर सकते। तो अगर आपको वाकई ये जो समाज, आप पूरा देश घूम रहे हैं, आपको लगता है तो इसके लिए जाहिर सी बात है कि राजनीति में आना पड़ेगा आपको। तो क्या इसके लिए आपने कहीं ऐसा सोचा है कि इस बार विधानसभा में आप अपना आने वाले लोगों से बात कर रहे हैं कि उन्हें टिकट दिया जाए, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी को समर्पित एक कार्यकर्ता हैं? मैं जब समाज सेवा करने लगा और निकला, समाज सेवा करने के लिए निकला, तो मैंने ये कहीं पर भी महत्वाकांक्षा जाहिर भी नहीं करी और इसी महत्वाकांक्षा नहीं है। किंतु कर्म का फल अवश्य मिलता है, ये धारणा हमारी गीता में लिखी हुई है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगो सत्व कर्मणि। हे अर्जुन, तू केवल कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। फल कब, किस समय, किस वक्त देना है वो परमपिता परमेश्वर जानता है। इसलिए मैं कर्म पे विश्वास करता हूँ और अच्छे कर्म करता हूँ। आप जैसी बड़ी बहनों का आशीर्वाद है, मेरे गरीब वंचित शोषित मजदूरों और गरीबों का सबका आशीर्वाद है, मजदूरों का आशीर्वाद है। उन सबकी दुआओं से यदि अगर किसी पार्टी ने, किसी ने भी मुझे अवसर दिया, भाजपा ने अवसर दिया अथवा अन्य किसी ने अवसर दिया, तो मैं नेतृत्व करने की कोशिश करूंगा। मैं हालांकि अपने आप को उस लायक तो नहीं मानता हूँ। यदि किस लायक समझते, कौन सी विधानसभा में आप अपना मानते हैं कि उस विधानसभा से आप अच्छा वो कर सकते हैं? ये विधानसभा तय करना उन लोगों के लिए है, पार्टी का भी काम है। और एक बात बताऊं बहन जी, बहुत ही हास्यास्पद है कि आप भी जानते हैं जातिवाद वोट तो है। एक बात बताऊं, जो बच्चा 12 महीने पढ़ाई करता ना, वो परीक्षा की रात में नहीं घूमता है IMP ढूंढने के लिए। तो मैं 24 घंटे समाज की सेवा करता हूं। इसलिए मुझे आप किसी क्षेत्र में, सोनकच्छ में, आगर में, आलोट में या घटिया घोसला या तराना या खंडवा महेश्वर बताएं तो किसी एक जगह की जरूरत नहीं। जो सैनिक होता है उसका काम है युद्ध करना, उसके लिए लेह लद्दाख, कारगिल और डोकलाम सब एक जैसा है। उसी प्रकार मैं समाज सेवी हूँ। मेरे लिए हर मालवा निमाड़ का कोई सा भी क्षेत्र हो, उसके लिए मुझे पहचान की जरूरत नहीं है, मुझे अपने कार्य बताने की जरूरत नहीं है। उसके लिए मेरे साथ में मीडिया है, वो बताएगा मेरे कर्म, और कर्म तो पूजाते ही हैं, कर्म की महानता है। तो ये थे मनोज परमार, वाकई ये जो एक अपने समाज के, जो बलाई समाज है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पिछले कई सालों से समाज के हितों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आए दिन पूरे प्रदेश में, पूरे देश में ये घूमते हैं। तो वाकई और बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। और इस बार चूंकि इस बार बदलाव की लहर है, युवाओं का दौर है और आने वाले विधानसभा में ये अपना दावा कर रहे हैं। और वाकई अगर इस बार चुनाव में अगर नए लोगों को मौका नहीं मिलता है तो दोनों ही पार्टियों के लिए खुश खबरी तो नहीं है। जो कि मध्य प्रदेश के जो वर्तमान हालात हैं, जैसा कि इन्होंने बताया कि दलितों को किस तरह से, दलित के अंदर एक रोष है और हर तबके के अंदर एक रोष है। राजनीति के जो कर्ता धर्ता हैं, जो समाज के साथ न्याय नहीं कर पाते हैं, तो ये तो आने वाला समय बताएगा कि इनको टिकट मिलती है या नहीं। लेकिन समाज के लिए हमेशा आगे रहते हैं और ऐसे ही हम आपको ऐसे ही युवाओं से अगले एपिसोड में मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।